लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस का मतलब होता है, मैं एक मॉडल का यूज करूंगा इसके लिए। जैसे हमारी मणके होते हैं स्पाइन के, उसके बीच में गादी होती है, और मणके के बीच में से, रीढ़ की हड्डी के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जाती है। तो ये जब नर्व का जो स्पेस होता है रीढ़ की हड्डी के बीच में, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जब उसका स्पेस कम हो जाता है, या तो डिस्क डिस्क के कारण, जो गादी होती है उसके कारण, या फिर हड्डी बढ़ने के कारण, या फिर जो लिगामेंट होता है वो लिगामेंट थिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके कारण जो नर्व का जो स्पेस होता है वो जब घट जाता है, तो उसको हम स्पाइनल स्टिनोसिस या लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस कहते हैं। उसके कारण जो पेशेंट्स को जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कमर से दर्द होना शुरू हो जाता है, पैर में भारीपन होना शुरू हो जाता है। तो ये जब सिम्टोमेटिक हो जाता है, जब उसके कारण पेशेंट को जब तकलीफ होने लग जाती है, तो उसको हम लंबार कैनाल स्टिनोसिस का दर्जा देते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल स्पाइन होता है, बैक अपर बैक में थोरासिक स्पाइन होता है, और लंबार में जो पीठ होती है, कमर होती है, वहां पे लंबार स्पाइन होता है। जैसे ये मेरे पास लंबार स्पाइन का मॉडल है, तो उसमें 5 हड्डियां होती है। तो ये लंबार स्पाइन के मॉडल में हड्डियों का नंबर होता है 1 से 5 तक। तो मोस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा हमें ये L4 यानी लंबार वर्टिब्रा 4 और 5 के बीच में ये देखा जाता है। और इसके शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे पेशेंट को कमर में दर्द से शुरुआत हो सकती है, फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस जब बढ़ती है तकलीफ, वैसे ही पैर में भारीपन होना शुरू हो जाता है, कमर में से पैर तक दर्द होना शुरू हो जाता है, या एक पैर में हो सकता है या दोनों पैरों में हो सकता है। पैर में भारीपन, थोड़ी देर चलने से पैर सुन्न होना शुरू हो सकता है। और अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट थोड़ी देर चलेगा, जैसे कि 5 से 10 मिनट तक चल लिया, फिर 10 मिनट बाद पैर में भारीपन, सुनापन, दर्द शुरू हो जाता है। तो बैठने से फिर वो दर्द में राहत मिलती है, और वापस जब चलना शुरू किया तो ये प्रॉब्लम वापस बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। तो ये शुरुआती सिम्टम्स सारे यही होते हैं, जैसे पैर में, कमर से पैर में दर्द आना, पैर में सूनापन, और न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। रिस्क फैक्टर्स जैसे बोलेंगे कि ये बीमारी मोस्टली हमें जो पाई जाती है वो 30 से 50 वर्षीय मेल यानी कि युवाओं में और पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं से ज्यादा। और इसका रिस्क होता है कि जैसे जो कोई भारी काम वगैरह, जो काम काज करते हैं, जो जो सामने झुक के सामान वगैरह उठाने का काम करते हैं, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, कि जिसका डेस्क जॉब होता है कंटिन्यूअस, जो बैठे रहते हैं बहुत समय तक, प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, उनको ये हो सकता है प्रॉब्लम। इसके अलावा और जो कारण होते हैं वो होता है कि जो गादी होती है, जो वर्टिब्रा के बीच में जो गादी होती है, ये जब गादी सरक के, जब जो स्पाइनल कनाल होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व जाती है, उसकी वजह से दबाव पैदा होता है, वो एक हो सकता है। दूसरा एक कारण होता है कि हड्डी बढ़ना, मतलब ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट की हड्डी जब बढ़ जाती है, वो एज रिलेटेड, मतलब उम्र के हिसाब से जैसे चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन होना। और तीसरा चौथा कारण हो सकता है चोट लगना, किसी चोट के कारण आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, उसकी वजह से बोन का कोई टुकड़ा जो कैनाल में फंस गया हो, उसकी वजह से कैनाल छोटा हो गया हो, या फिर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। जब पेशेंट यूजुअली हमारे पास आते हैं, तो वो कमर दर्द के प्रॉब्लम के साथ आते हैं। कमर दर्द उनको बहुत रहता है, और पैरों का दर्द बहुत रहता है। पेशेंट यूजुअली कहते हैं, जो डायग्नोसिस होती है वो मेनली हम हिस्ट्री के बेसिस पे करते हैं, मतलब पेशेंट को जो कंप्लेंट्स होती है, जो उनके सिम्टम्स होते हैं, उनको हम बाद में तपास करते हैं। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स जो होती है वो हिसाब से हमको पता चलता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। शुरुआती जो कंप्लेंट्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कमर से लेके पैर में दर्द आना, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन होना, पैर में सूनापन होना, या पैर में कमजोरी डेवलप होना, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एडवांस्ड केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को यूरिन में, यानी कि लैट्रिन और बाथरूम में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, पेशाब में पूरा कंट्रोल नहीं रह पाना, बहुत जल्द बार बार पेशाब जाना, या फिर पेशाब करने के बाद ऐसा इनकम्प्लीट वॉइडिंग जिसे हम कहते हैं कि पूरा पेशाब की थैली खाली ना कर पाना, ऐसे सिम्टम्स हो, तो ये बहुत लाइकली होता है कि उनको लंबार कैनाल स्टेनोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट को पैर में कमजोरी हुई है क्या, पैर में सूनापन है क्या, सेंसरी सिम्टम्स यानी कि पैर में किधर टच करने पे पेशेंट को महसूस नहीं हो रहा है, ये हम देखते हैं। इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस हमको, जब हम कंफर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम लंबार कैनाल स्टेनोसिस लग रहा है क्लिनिकली, तो हम उसको एक्सरे और एमआरआई एडवाइस करते हैं। एक्सरे और एमआरआई से हमको डेफिनेटिव पता चल जाता है कि पेशेंट को लंबार कैनाल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है।
इलाज इसका 3 तरह से हम करते हैं। जो शुरुआत के केसेस होते हैं, हम इसको पहले कैटेगराइज़ करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को कि ये माइल्ड प्रॉब्लम है, मॉडरेट प्रॉब्लम है या सीवियर प्रॉब्लम है। जो हमारे एग्ज़ामिनेशन फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स और एमआरआई के बेसिस पे हम ये डिवाइड करते हैं। तो जिन पेशेंट को एकदम माइल्ड प्रॉब्लम है या जिनको शुरुआती प्रॉब्लम है, उनको हम यूजुअली दवाइयों और फिजियोथेरेपी से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। दवाइयों में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो नस के अराउंड जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, वो कम करने में मदद करती है। पेन किलर्स यानी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक होते हैं, उससे हम कमर का दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। और हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग जिससे नस का जो दर्द होता है, कमर से लेके जो पैर में दर्द जाता है, रेडिएटिंग पेन, उसके लिए हम दवाइयाँ शुरू करते हैं नस के लिए। तो ये हो गए मेडिसिन। और जिनको साथ ही साथ हम उनको फिजियोथेरेपी भी की एडवाइस देते हैं। फिजियोथेरेपी में कसरत सिखाते हैं और लाइट थेरेपी जैसे होती है, टेंस थेरेपी होती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, वो हम सब शुरू करते हैं पेशेंट के लिए। तो ये हो गया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। जो पेशेंट्स को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से राहत नहीं मिलती है, फिजिकल थेरेपी से राहत नहीं मिलती है, हम उनको आगे स्टेरॉइड इंजेक्शन की सलाह देते हैं। इस इंजेक्शन के माध्यम से हम कमर की जो नस दबी हुई है, वहां पे सिलेक्टिवली ड्रग और स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि पैर में दर्द की मात्रा कम हो जाए और पेशेंट के चलने का वॉकिंग डिस्टेंस इंप्रूव हो जाए। ये हम पूरा ट्रीटमेंट कोर्स करते हैं। और पेशेंट को अगर फिर भी राहत नहीं मिलती है, तो पेशेंट को हम फिर सर्जरी की एडवाइस देते हैं। ये जो एडवांस केसेस होते हैं, जिन एडवांस केसेस का मतलब होता है कि जिनमें पैर में ऑलरेडी सूनापन डेवलप हो चुका है, पैर में छूने से उनको पता नहीं चल रहा है, पैर में कमजोरी डेवलप हुई है, पैर का पंजा ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे, या फिर चलने में उनको दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं चल पा रहे, 2 मिनट चलने से पैर उनको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन हो रहा है। चौथा, उनको पेशाब की तकलीफ शुरू हुई है, यूरिन में कंट्रोल नहीं रह रहा है उनका, यूरिन बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, या फिर उनको ऐसा इनकम्प्लीट वॉइडिंग का सेंसेशन होता है कि पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं कर पा रहे। ऐसे केसेस में सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे नस का डैमेज रोकने के लिए। तो उन पेशेंट्स को हम डायरेक्टली सर्जरी का एडवाइस देते हैं। ये जो प्रॉब्लम होता है लंबार कैनाल स्टेनोसिस का, इसमें हमने जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पाइनल ये जो नर्व होती है, वो नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। तो सर्जरी के माध्यम से हम जो करते हैं, ये नर्व को हम फ्री कर देते हैं। सर्जरी डिकम्प्रेशन सर्जरी होती है, जिसमें हम लैमिनेक्टमी यानी कि ये जो हड्डी है पीछे की, जो नर्व को थिकल सैक को कवर करती है, हम उसे निकालते हैं और नस को हम फ्री कर देते हैं। तो सावधानी यही होती है कि कौन से टाइप की पहले सर्जरी हुई है। या तो सिर्फ एक तो सर्जरी में भी 2 टाइप की सर्जरी होती है। सिर्फ माइक्रो डिकम्प्रेशन सर्जरी होती है, जिसमें सिर्फ नस पे से दबाव हटाया गया है। और दूसरा होता है एक डिकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन सर्जरी, जिसमें स्क्रू रॉड के माध्यम से 2 हड्डी के बीच में हम स्क्रू रॉड लगा के उसको फिक्स कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट को एक शुरुआती रिहैब पीरियड होता है, जैसे कि 1 हफ्ते तक थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है कि सामने झुकना नहीं है, ज़्यादा भारी वजन उठाना नहीं है। बाकी एज सच कुछ मेजर उनको लिमिटेशंस नहीं होती, कुछ रुकावट नहीं होती। एट द एंड ऑफ 1 मंथ वो बाकी जो अपनी रूटीन एक्टिविटीज जो करते रहते हैं, डेली लाइफ के जो काम काज करते हैं, सब कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी जैसे सर्जरी के पहले भी जैसे फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, जिन पेशेंट्स को कमर से पैर में दर्द होता है, उनको भी हम फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। तो फिजियोथेरेपी का रोल काफी इसमें रहता है, सर्जरी के पहले भी और सर्जरी के बाद भी। जिन पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी है, उनको अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, जिन मतलब सर्जरी के इमीडिएटली 4-5 दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में फिजियोथेरेपी का रोल होता है। और लॉन्ग टर्म राहत के लिए भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है। अर्ली पीरियड में पेन कम करने के लिए, कमर दर्द जो होता है वो कम करने के लिए, सर्जरी का पेन कम करने के लिए फिजियोथेरेपी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लॉन्ग टर्म राहत के लिए पेशेंट को हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि एडजेसेंट जो आजू बाजू के लेवल्स है उनका डिजेनरेशन, और साथ ही साथ जो उनका ऑलरेडी जो लेवल पे हमने ऑपरेट किया है, वहां पे भी इफेक्ट हो कि फिजियोथेरेपी से उनके जो बैक के मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाए, उनका बैक का दर्द कम हो जाए। यूजुअली कैसा होता है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम जो होता है लंबार कैनाल स्टेनोसिस का, ये L4 और L5 लेवल की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली होती है। 100 में से 90% लोगों को ये L4 L5 लेवल में प्रॉब्लम होता है। यदि ऐसा हो कि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को वापस पैर में दर्द शुरू हो गया है, या पैर में सूनापन आ रहा है, या पैर भारी लग रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि उसके बाजू वाला जो लेवल है, ये जो सर्जरी लेवल है, उसके ऊपर भी सेम
गादी होती है, सेम स्पाइनस प्रोसेस होता है, सेम हड्डी होती है। तो एज रिलेटेड या और किसी कारणवश वो जो एडजेसेंट सेगमेंट होता है वहां पे अगर कोई ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम शुरू हो तो पेशेंट को वो प्रॉब्लम वापस पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को होती है। 100 में से आप पकड़ लीजिए, मानिए 5 से 10% लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है पूरे लाइफ टाइम में आफ्टर सर्जरी।